नाउ हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। एक्चुअली ये प्रिंसिपल हम समझते हैं वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन फिक्स करने के लिए। हमको किसी इंस्टेंट पर वेव फ्रंट पता होगा और किसी लेटर इंस्टेंट पर हमको उसकी लोकेशन बतानी होगी। तो ज्योमेट्रिकली किसी वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन बताने के लिए हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर आगे हम यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम इंटरफेरेंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली भी लिखने को आता है, हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो पहला पॉइंट आप ये मेंशन करोगे कि वेव फ्रंट पर का हर पॉइंट, हर पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स जैसा काम करता है और अपने में से फिर से वेव्स प्रोड्यूस करता है और उन वेव्स को कहते हैं सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स या वेव्स सेम स्पीड से, जो भी उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी उस स्पीड से ये वेवलेट्स ग्रो करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये इसमें लिख देंगे क्या कि ऑल पॉइंट्स या पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट act as a fresh source of disturbance। मतलब सबसे पहले डिस्टर्बेंस सोर्स पर प्रोड्यूस हुआ होगा और जब वो किसी पार्टिकल तक रीच कर गया और वो पार्टिकल भी सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगा तो वो खुद भी एक सोर्स बन जाता है और अपने में से फिर से सराउंडिंग के पार्टिकल्स को डिस्टरबेंस हैंड ओवर करना शुरू करता है, यानी वेवलेट्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है और वो वेवलेट्स सेम स्पीड से आगे ग्रो होती हैं। तो ऑल पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव्स। पर यहां आप ध्यान ये देंगे कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की थी उसी फ्रीक्वेंसी से हर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा था और उसी फ्रीक्वेंसी से सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ेंगी, प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। ये पॉइंट आप पहले इसमें मेंशन कर देंगे। दूसरा आप ये लिख देंगे कि दीज वेवलेट्स ग्रो विद, या प्रोपोगेट भी लिख सकते हैं, ग्रो विद सेम स्पीड। जो भी उस मीडियम की स्पीड है, मीडियम में लाइट की स्पीड है, विद सेम स्पीड इन द मीडियम, ये मेंशन कर देंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि हमको वेव फ्रंट की नई लोकेशन बतानी है आफ्टर टाइम t, तो उसके लिए हम हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बारे में ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट लिखने के पहले हम ये समझ लेते हैं, क्या समझना है हमको? हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं। और हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि हमको किसी इंस्टेंट पर वेव फ्रंट की लोकेशन पता है और हम चाहते हैं किसी लेटर इंस्टेंट पर ये वेव फ्रंट लोकेट हो जाए, उसके लिए हम करते हैं हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन। तो मान लो ये कोई पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से किस तरह के वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं? स्फेरिकल। और ऐसा कोई एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हमको मालूम है। यह है वेव फ्रंट की अर्लियर या इस इंस्टेंट पर जब हमने उसे देखा तब की पोजीशन, ये है वो वेव फ्रंट। और इस पर का हर पार्टिकल, ये सब पार्टिकल्स, ये सब वाइब्रेशन की सेम फेज में है और सेम फ्रीक्वेंसी से ये सब वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये वेव फ्रंट की पोजीशन किसी समय पर, इस इंस्टेंट को मैं रिगार्ड कर लेता हूं t=0 और ये सब वो पार्टिकल्स p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स। ये स्फीयर है, 3D फिगर है, हम ड्रॉ कर नहीं पाएंगे बोर्ड पर, तो ये सर्कल नहीं है बल्कि स्फीयर है और स्फीयर पर के ये सब पार्टिकल्स किस इंस्टेंट पर हमने इसे देखा है? t=0 पर।
तो ये है वेव फ्रंट की पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0। अब हमको पता करना है t समय के बाद ये वेव फ्रंट कहां पर होगा। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड है c, और हम जानना क्या चाहते हैं, जानना चाहते हैं न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंस्टेंट t, ये हम जानना चाहते हैं। तो क्योंकि स्पीड डिस्टरबेंस जिससे आगे प्रोपोगेट हो रहा है वो कितनी है c, और वो इंस्टेंट t यानी इंटरवल ऑफ टाइम कितना है t, यानी हर डिस्टरबेंस जो p1 p2 p3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां हमने कहा है कि वेव फ्रंट पर का हर पॉइंट या हर पार्टिकल फ्रेश सोर्स बन जाता है डिस्टरबेंस का, यानी इन सब पॉइंट से प्रोड्यूस होने वाले डिस्टरबेंसेस इंटरवल t में ct डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। तो उनको लोकेट करने के लिए किनको, सेकेंडरी वेव्स को या सेकेंडरी वेवलेट्स को, हम इन सब पॉइंट्स को सेंटर बनाकर और ct के बराबर रेडियस लेकर और स्फीयर्स ड्रॉ कर देंगे। ये स्फीयर्स हर पॉइंट को सेंटर बनाकर और ct के बराबर रेडियस लेकर, क्योंकि t टाइम के बाद हमें उसे लोकेट करना है, तो ऐसे स्फीयर्स ड्रॉ कर देंगे। और इन सब स्फीयर्स का जो कॉमन टेंजेंट प्लेन होगा, कॉमन टेंजेंट प्लेन मतलब इनको टच करता हुआ ऐसा प्लेन, सभी स्फीयर्स को टच करता हुआ कॉमन टेंजेंट प्लेन, ये कॉमन टेंजेंट प्लेन ही हमको बताएगा, कॉमन टेंजेंट प्लेन ही हमको बताएगा वेव फ्रंट की नई लोकेशन। तो इस तरह से हम वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो ये बात हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि द कॉमन टेंजेंट प्लेन, और इसको मैथ्स की लैंग्वेज में एनवेलोप कहते हैं। एक कॉमन टेंजेंट प्लेन होता है, इसको एनवेलोप कहा जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में। तो द कॉमन टेंजेंट प्लेन ऑफ secondary wavelets या secondary waves gives position of new wave front। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका, एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि हमारे पास में अब स्फेरिकल वेव फ्रंट की जगह एक प्लेन वेव फ्रंट हमको गिवन है। सपोज ये है कोई प्लेन वेव फ्रंट, तो हमसे पहले पॉइंट में क्या कहा है कि हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पर का एक फ्रेश सोर्स है डिस्टरबेंस का। मान लो ये सब पार्टिकल्स p1 p2 p3 p4 ये सब पार्टिकल्स, और हमको लोकेट करना है इंटरवल डेल्टा t के बाद, डेल्टा t इंटरवल के बाद न्यू लोकेशन। तो करेंगे क्या, स्पीड मीडियम में यदि c है और इंटरवल है डेल्टा t, तो यहां से प्रोड्यूस डिस्टरबेंस कितना चल गया होगा, c डेल्टा t। तो c डेल्टा t के बराबर रेडियस लेकर और इन सब पॉइंट्स को सेंटर्स बनाकर हम ड्रॉ कर देंगे स्फीयर्स, और इन स्फीयर्स का जो कॉमन टेंजेंट प्लेन होगा पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कॉमन टेंजेंट प्लेन तो हमें चाहिए, एनवेलोप चाहिए, पर फॉरवर्ड एनवेलोप वो बतलाता है हमको न्यू लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंस्टेंट डेल्टा टी, या इंटरवल आफ्टर इंटरवल डेल्टा टी। अब हाइगेन कहता है कि ये जो बैकवर्ड एनवेलोप है ये वो डिस्कार्ड कर देता है। वो कहता है कि एनर्जी तो हमेशा आगे आगे प्रोपोगेट होती है, और इसलिए इसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं, बैकवर्ड एनवेलोप को, एनवेलोप फॉरवर्ड एनवेलोप। तो इस तरह से हम न्यू लोकेशन एस्टैब्लिश करते हैं वेव फ्रंट की आफ्टर सम टाइम। यदि कोई वेव फ्रंट गिवन है तो लेटर टाइम पर न्यू पोजीशन वेव फ्रंट की हमको मिल जाती है। तो ये कहलाता है हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन। तो आपको एग्जाम में हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स लिखने को आती है, तो ये 3 पॉइंट्स हम उसमें मेंशन करेंगे। और कभी कभी हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन से हमको न्यू वेव फ्रंट की लोकेशन भी पूछी जाती है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे।